नमस्कार, मैं हूं निधि कुलपति और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। आज हम बात करेंगे कि क्या एक समाज के तौर पर हम दिन ब दिन संवेदनहीन होते जा रहे हैं। क्या हिंसा और नफरत का भाव संवेदनाओं को खोते जा रहे, हमारे समाज से रिश्त कर हमारे अंतर्मन को अपनी जकड़ में लेता जा रहा है और हमें एहसास भी नहीं हो रहा है कि हम कैसी मानसिक स्थिति में जाने या अनजाने धकेले जा रहे हैं। आए दिन हत्या, रेप, सामूहिक हिंसा, लिंचिंग यानी भीड़ के कानून हाथ में लेकर मौके पर ही बदला लेने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। ये सब घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि एक नागरिक के तौर पर हम कैसे होने चाहिए थे और हम क्या होते जा रहे हैं। कई बार तैश में आकर तो कई बार सोची समझी साजिश के तहत निशस्त्र घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या हमारे आसपास का परिवेश हमें ऐसा बनाता जा रहा है? इस मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले हम दिल्ली के मेहरौली इलाके की हाल की एक घटना का जिक्र करना चाहते हैं। यहाँ 26 साल की श्रद्धा वॉकर की हत्या झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। इस लड़की के लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला ने ही अपने पहले उसका गला घोटा, हत्या की और फिर उसके शव के 35 से ज्यादा टुकड़े कर एक फ्रिज में डाल दिया। ये फ्रिज उसने खासतौर से इसी काम के लिए खरीदा। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए आरोपी आफ्ताब अगले 18 से 20 दिन तक हर रोज रात को 2 बजे के करीब एक टुकड़ा जंगल ले जाकर फेंक देता था। पुलिस से बचने की काफी कोशिश के बाद आरोपी आखिरकार पकड़ा गया है। उसने पुलिस को बताया है कि उसे इस तरह हत्या करने का और शव को जिस तरह से ठिकाने लगाने का आइडिया अमेरिकन सीरीज जो है डेक्स्टर को देखकर आया था। सोचिए, टीवी, सोशल मीडिया, इंटरनेट और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हमारे समाज के सामने क्या परोसा जा रहा है, इस पर बात करेंगे हम। पहले देखते हैं मुकेश सेंगर हमारे सहयोगी की आज की रिपोर्ट। ये है 28 साल का आफ्ताब अमीन पूनावाला। दिल्ली पुलिस ने उसे अपनी लिव इन पार्टनर 26 साल की श्रद्धा वॉकर की हत्या के आरोप में शनिवार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद जब आफ्ताब ने हत्या और शव ठिकाने लगाने के तरीके के बारे में पुलिस को बताया तो पुलिस दंग रह गई। लड़की को कहता है, ये लड़का जो बताया इन्वेस्टिगेशन जो निकल के आया अब तक हमारा, कि इनके झगड़े होने लगे थे एज ए लिव इन पार्टनर। तो किसी दिन चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हुई, फिर इसने लड़की का गला दबा दिया। हत्या करने के बाद शव को ठिकाने के लिए लगाने के लिए एक तो कुछ शार्प वेपन लेके आया, उससे लड़की के बॉडी के पार्ट्स हुए और फिर धीरे धीरे उसको डिस्पोज ऑफ किया। आरोपी ने बताया कि उसने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी है, फिर उसके शव के चापर से 35 से ज्यादा टुकड़े किए और उन्हें इसी 300 लीटर के फ्रिज में रख दिया जो उसने शव रखने के लिए ही लिया था। इसके बाद वो अगले 18 से 20 दिनों तक हर रोज रात में 2 बजे निकलता और एक टुकड़ा मेहरौली के इसी जंगल में फेंक देता। शव में बदबू न आने पाए इसके लिए उसने अगरबत्ती और परफ्यूम का इस्तेमाल किया। 26 साल की एक लड़की को करीब 5 महीने पहले उसी के लिव इन पार्टनर ने गला घोंटकर मार दिया। फिर उसके शव के 35 टुकड़े किए और शव को रखने के लिए वो एक बड़ा फ्रिज लाया। इसके साथ ही 18 दिन तक वो लगातार मेहरौली के इस जंगल में टुकड़े फेंकता रहा। टुकड़े फेंकने के लिए वो रात में 2 बजे निकलता था और इस जंगल में आता था। आफ्ताब और श्रद्धा दोनों महाराष्ट्र के पालघर इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा और आफ्ताब की 3 साल से दोस्ती थी, लेकिन श्रद्धा के पिता को ये दोस्ती पसंद नहीं थी। श्रद्धा आफ्ताब के साथ मुंबई के मलाड इलाके में एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करती थी। इसी साल 15 मई को श्रद्धा और आफ्ताब दिल्ली आ गए। दिल्ली आकर आफ्ताब ने छतरपुर इलाके में ये फ्लैट किराए पर लिया। श्रद्धा आफ्ताब पर शादी का दबाव बना रही थी। किसी और लड़की से संबंधों को लेकर भी दोनों में झगड़ा हुआ। फिर 3 दिन बाद यानी 18 मई को आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी। श्रद्धा के पिता उससे नाराजगी के चलते लंबे समय से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन जब नवंबर के पहले हफ्ते में श्रद्धा के दोस्तों ने उन्हें बताया कि श्रद्धा का मोबाइल कई महीने से बंद है, तो पहले उन्होंने मुंबई पुलिस फिर दिल्ली के मेहरौली थाने में 8 नवंबर को शिकायत दर्ज कराई।
इसकी मुंबई पुलिस जो आई थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आई, बाद में हमने अपनी सर्विलेंस के थ्रू इसको ट्रेस किया। इसे घर पे पहुंचे तो ये घर पे मिल गया, हमें घर का एड्रेस लोकेट हुआ तो घर पे से लेके आए इसको। स्टार्टिंग में तो वही कह रहा था कि झगड़ा हुआ, लड़की चली गई थी, लड़की मेरे साथ कभी नहीं थी, बहुत दिन हो गए लड़की हुए, बट अब जब सस्टेन्ड इंटरोगेशन करी थोड़ा प्रेशर के अंदर उसने बताई चला। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब ने मुंबई में 2 महीने शेफ की ट्रेनिंग भी ली थी, इसलिए उसे पता था कि मांस के टुकड़े कैसे काटना है। उसने अमेरिकन ड्रामा सीरीज डेक्स्टर देखकर हत्या की साजिश रची। श्रद्धा की हत्या के लगभग 6 महीने होने को हैं। आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या के लिए जो तरीका अपनाया वो तरीका किसी कुख्यात अपराधी के तरीके से कम नहीं है, लेकिन उसने जिस फ्लैट में श्रद्धा की हत्या की थी उसी फ्लैट में वो रहता रहा और शिकायत मिलते ही पकड़ा गया। उसके पकड़ने के साथ ही हत्या की वो खौफनाक कहानी सामने आई जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। नई दिल्ली से कैमरामैन आजम के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली से लगे गाजियाबाद से भी एक ऐसा ही सनसनीखेज और खौफनाक मामला सामने आया, जहां पुलिस ने 2018 के एक लगभग बंद पड़े केस को फिर से खोला तो हत्या का आरोपी भी मिला, हत्या का राज भी खुला। गाजियाबाद पुलिस ने 4 साल बाद एक आदमी चंद्रवीर का शव उसके ही पड़ोसी अरुण के घर के अंदर जमीन से खोदकर निकाला है। पुलिस के मुताबिक अरुण की मृतक व्यक्ति चंद्रवीर की पत्नी से नजदीकियां थी। पुलिस ने जब ये केस खोला तो मृतक चंद्रवीर की बेटी को विश्वास में लेकर पूछताछ की। जब बेटी ने पड़ोसी पर शक जताया तो पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई। पुलिस की अब तक की तफ्तीश के मुताबिक चंद्रवीर को रास्ते से हटाने के लिए एक रात महिला ने पड़ोसी को घर बुलाया। चंद्रवीर जब सोया हुआ था तो पड़ोसी अरुण ने पिस्तौल और कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी। हत्या से पहले ही उसने अपने घर में 6 से 7 फीट गहरा एक गड्ढा बनाया हुआ था। अरुण ने शव को उस गड्ढे में दबा दिया और ऊपर से सीमेंट का फर्श बनाकर उसे पक्का कर दिया। यही नहीं, 4 साल से अरुण इसी घर में रह रहा था। अरुण से सख्ती से पूछताछ के बाद पुलिस ने गड्ढा खोदा तो वहां से मृतक चंद्रवीर के शव के अवशेष मिले। पुलिस ने आरोपी अरुण और चंद्रवीर की पत्नी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल हुई कुल्हाड़ी और पिस्तौल बरामद कर ली है। इस मामले में मृतक की पत्नी ने मामले को उलझाने के लिए अपने पति के अपहरण की रिपोर्ट लिखाई थी और आरोप अपने ही देवर पर लगा दिया था, लेकिन पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद इस मामले को सुलझा लिया है। क्या ऐसी घटनाएं आपको या हमको डराती नहीं है? क्या हमें दहशत में नहीं भर देती? आखिर कोई इतना हिंसक कैसे हो सकता है? इंसान की जान को कोई कैसे इतना सस्ता आंक सकता है? क्या है जो किसी को ऐसा करने की ओर धकेलता है? अब मध्य प्रदेश के जबलपुर की एक घटना को ही आप ले लीजिए। यहाँ के एक रिजॉर्ट में 25 साल की लड़की की हत्या का आरोपी 5 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ऊपर से आरोपी की हिम्मत देखिए कि वो तकरीबन हर रोज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पुलिस को चुनौती दे रहा है। ऐसा दुस्साहस किसी के मन में कैसे आ जाता है? क्या अपराध करने वालों के मन में कानून व्यवस्था का जिम्मा संभालने वाले महकमों का कोई डर नहीं रह गया है? पुलिस इस आरोपी के सिर पर इनाम भी घोषित कर चुकी है, लेकिन आरोपी फिर भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट देखिए। बेवफाई नहीं करने का, बेवफाई जितने बेवफाई। जबलपुर में मेखला रिजॉर्ट में हुई युवती की हत्या के बाद आरोपी अभिजीत पाटीदार इंस्टाग्राम आईडी से पुलिस को लगातार चुनौती दे रहा है। मृतक की आईडी से वो 5 पोस्ट और एक वीडियो भी शेयर कर चुका है। हत्या के अगले दिन उसने सोशल मीडिया पर लिखा, आई लव यू बाबू, स्वर्ग में मिलेंगे, सॉरी बाबू। आरोपी ऑनलाइन भी आ रहा है लेकिन पुलिस की गिरफ्त में नहीं। कि 6 तारीख को यह अकेला ही आया था और रूम पे अकेले ही रुका था। 7 तारीख को दोपहर में वो महिला भी आई है, उसके साथ इन लोगों ने कुछ खाने पीने की चीज़ ऑर्डर की है और करीब 1-1.25 घंटे के आसपास ये लोग साथ में रहे हैं। उसके बाद ये वहाँ से मूव कर गया है और चूँकि वो रूम लॉक करके गया था तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन जब वो मास्टर की से रूम खोला गया तब ये घटना का खुलासा हुआ है और हमने उसमें डिटेल्स भी अपनी साइबर टीम से मांगा है और संभवतः क्योंकि युवती का आईडी वो यूज़ कर रहा है तो वो हो सकता है कि उसका जानने वाला हो और हो सकता है कि आरोपी भी उसको इस्तेमाल कर रहा हो। आरोपी खुद को कभी पटना तो कभी गुजरात का कारोबारी बताता है, लेकिन पुलिस के मुताबिक उसने न सिर्फ हत्या की है
बल्कि जबलपुर में भी कारोबारियों से लाखों की ठगी की एक टैक्सी संचालक तक को नहीं बख्शा। वारदात के बाद आरोपी 5 ठिकाने बदल चुका है। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए 4 टीमें बनाई हैं, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो भाग जाता है और मृतक के ही सोशल मीडिया अकाउंट से फोटो और वीडियो शेयर करने लगता है। जबलपुर से अपने सहयोगी संजीव चौधरी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। छावला रेप और हत्या मामले की क्रूरता भुलाए नहीं भूलती है। उस पर आरोपियों का पुलिस निचली कोर्ट तफ्तीश में तकनीकी खामियों के कारण फांसी पाए अपराधियों का बरी हो जाना सवाल खड़े कर रहा है। लड़की के शरीर का इतना घोर अपमान किया गया था कि सभी सीमाएं लांघी गई। गरीब माँ पिता 12 साल से कानूनी लड़ाई के बाद पूरी तरह से टूट गए हैं। हम लोगों ने उनसे बात भी की थी। देशवासियों से साथ आने की वो लोग अपील कर रहे हैं। विरोध में आवाजें उठी, तब जाकर रिव्यू पिटीशन दाखिल होने की तैयारी हो रही है। तो आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि समाज में किस तरह से गंभीर अपराध बढ़ रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2021 में भारत में रेप, अपहरण, बच्चों के खिलाफ अपराध और डकैती जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। 2020 में कोरोना के दौर में ऐसे घोर अपराधों में कुछ कमी दिखी थी। हालांकि हत्या के मामले तब भी पहले के मुकाबले बढ़े हैं। 2020 में रेप के केस 28,046 थे, जो 2021 में बढ़कर 31,677 हो गए। 2019 में आंकड़े 32,032 के करीब पहुंच गए। 2020 में कोरोना के दौर में अपहरण से जुड़े केस जरूर घटकर 84,805 रिपोर्ट किए गए, जबकि 2019 में ये 1,05,036 थे, लेकिन 2021 में ये फिर बढ़कर 1,01,707 हो गए। हत्या के केस 2019 में 28,915 थे, जो कोरोना के गंभीर दौर में 2020 में बढ़कर 29,193 हुए और 2021 में 29,272 हो गए। इन आंकड़ों को अगर आप गहराई से समझेंगे और महसूस करेंगे तो पाएंगे कि कुछ तो हमारे समाज में ऐसा गलत फैल रहा है जो हर मन को धैर्यहीन, अशांत, गुस्से में भरा और लाचार बना रहा है। और इसी सब पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ रामधर सिंह समाज मनोवैज्ञानी हैं, हमारे साथ निर्मल कौर पूर्व DGP झारखंड है, रोहित दंडरियाल हैं, हमारे साथ डॉक्टर निमिष देसाई भी जुड़ेंगे। लेकिन पहले मैं निर्मल कौर जी आपसे, मैम मैं आपसे समझना चाहूँगी, ये तमाम मामले सामने आ रहे हैं, क्या डेटरेंस नहीं है, कानून का डर नहीं है, कैसे आप समझाएंगी इन्हें? निर्मल जी, अगर आप मुझे सुन सकती हैं कि जो ये मामले हैं, आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? मेरे को आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही है? बहुत कम, बहुत हल्की। तो हम बढ़ाते हैं, तब तक बढ़ाते हैं हम, तब तक हम रामधर जी सिंह के पास ही जाएंगे। सर, मैं आपसे, ये जो तमाम मामले आए हैं कैसे समझें इसे? मुझे आवाज नहीं आ रही। मेरे विचार में जो समस्याएं हैं उनके 2 प्रॉब्लम साइड्स हैं। एक प्यार का है, दूसरा व्यक्तित्व के काला रूप का है, जिस पर दोनों ने मनोवैज्ञानिक लोगों ने काम किया है। जब मैं कॉलेज में आया 61 में मुजफ्फरपुर में, तो एक फिल्म थी दिल ही तो है, राज कपूर और नूतन का। उसका गाना था, अगर तुम मुझको नहीं मिल सकोगी तो कोई बात नहीं, किसी और को मिलोगी तो ये बड़ी मुश्किल होगी। तो प्यार का एक साइड होता है पॉजिटिवनेस, कि जिसको हम प्यार करते हैं या जो मुझे प्यार कर रहा है उसको हम पोजेस करें, अपने पास रखें। तो एक साइड में ये देख रहा हूं। दूसरा, पहले हम लोग मानते थे कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, मनुष्य रेशनल एनिमल है, सोचने की शक्ति है। लेकिन साइकोलॉजी में एक रिसर्च हुआ है कि हम लोगों का डार्क साइड ऑफ पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व का अंधा रूप। उसमें 4 तरह के लोग होते हैं। नार्सिसिस्ट्स, जो अपने को बहुत प्यार करते हैं। दूसरा मैकविलियंस होता है, जो तरह तरह के मैनिपुलेशंस करते हैं। तीसरा होता है एवरीडे साइकोपैथ्स, जो हम लोगों के बीच रहते हैं
लेकिन मैं उनको असामान्य व्यक्ति नहीं मानता। और चौथा होता है एवरीडे सैडिस्ट। तो मेरे मनोवैज्ञानिक जितनी ज्ञान है उसके आधार पर मैं ये कहूंगा कि एक तो प्यार की कहानी जो मैंने पहले कहा, दूसरा एवरीडे सैडिस्ट। एवरीडे सैडिस्ट का माने है कि किसी को तकलीफ पहुंचाने में इनको बड़ी खुशी होती है। यहां मर्डर के केसेस में ऐसे 2 केसेस अर्ली 20th सेंचुरी में अमेरिका में भी हुए थे, जिसने मर्डर कराया था और उन लोगों को पनिशमेंट मिली थी। अपने यहाँ ये नया रूप में हम लोग देख रहे हैं, जिसमें वो लोग जिसको प्यार किया है और उनको नहीं मिल रहा है, तो उनको इस बात की खुशी हुई कि मैंने इनको बिल्कुल समाप्त कर दिया। और ये बड़े ही प्लान ढंग से हुआ है। मर्डर करना, फ्रिज खरीदना, 35 टुकड़े में काटना, स्टोर करना, अगरबत्ती जलाना, छोटे छोटे टुकड़े में भेजना। ये मैं पूनावाला का केस कह रहा हूँ। वैसे ही एग्जाम्पल आप और दोनों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बता रही हैं। इस दोनों के कॉम्बिनेशन से ये हो रहा है। अब समाज का कितना रोल है, इस पर मेरा विचार है कि समाज का रोल इतना ही, जैसे वो डेक्स्टर फिल्म की बात हुई, तो कभी कभी ये सब इंटेंशन या हमारा डिस्पोजिशन ऐसा है, व्यक्तित्व, समाज से अगर स्टिमुलेशन मिलता है, हम लोग सोशल साइकोलॉजी में इसको कहते हैं प्राइमिंग, कि अगर बड़ी थाली दी जाती है तो हम लोग बहुत खाते हैं, छोटी थाली है तो कम खाते हैं। तो वो फिल्म में जिस तरह से मिस्ट्री किया था, उसका एक्सपोजर सामाजिक हो सकता है, लेकिन अपने देश में कुछ बात बिगड़ रही हो इसलिए ये हो रहा है। इससे मैं डिफर कर रहा हूँ। एज ए समाज मनोवैज्ञानिक मैं ये कहूँगा, लव वर्सेस एवरीडे सैडिज्म would be a better explanation than deterrence or problems in society. सोसाइटी का केवल यही है कि वो हम लोग वायलेंट मूवीज को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल डेक्स्टर का हुआ। अभी मैं इतना ही कहूंगा, बाद में फिर जी जी। डॉक्टर निमिष देसाई, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो डार्क साइड ऑफ पर्सनालिटी हमें सिंह जी अभी इस समय बता रहे थे, आप कैसे इस पूरे मामले को रीड करेंगे? अगर सिर्फ हम ये वाला मर्डर जो अभी आया है, इसकी जिस तरह से निशंस निर्मम हत्या की जा रही है, लड़की शादी चाह रही थी और शायद ऐसा जो अब तक सामने आया है, और नहीं चाह रहे थे, लेकिन इस तरह करना, ये स्थिति कर देना, ये हालत कर देना, आप कैसे इसे देख रहे हैं? निधि जी नमस्कार। तीन पहलू उभरते हैं जितनी जानकारी अभी हमारे पास है। पहली बात, ये 3-4 साल का रिश्ता था जिस दौरान अनबन और शारीरिक मारपीट, फिजिकल वायलेंस की भी स्टोरी है। उस दिन क्या हुआ, वाकया हुआ, और वाकये के बाद जो कोल्ड इंडिफरेंट, बिल्कुल अमानवीय रूप से जिस प्रकार से एग्जीक्यूशन किया गया अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, तो इससे मैं अभी जो हमारे साथी बता रहे थे इस हद तक सहमत हूं कि इसको डार्क साइड ऑफ पर्सनालिटी आम भाषा में कहें, सोशल साइकोलॉजी में कहें, वैज्ञानिक रूप से मानसिक स्वास्थ्य और क्रिमिनोलॉजी दोनों साइंस को मिला के देखें तो ये बहुत रिकॉग्नाइज कैटेगरी है साइकोपैथिक पर्सनालिटी, या जिसको आप कहेंगे एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सच पूछिए तो इतनी नई बात भी नहीं है। हम में से कुछ साथियों को याद होगा, कुछ दर्शकों को याद होगा, तंदूर केस, कुख्यात तंदूर केस भी 30-32 साल पहले दिल्ली में हो चुका है। कुछ ना कुछ इस देश में भी, दक्षिण एशियाई समाज में ये उभरते रहे हैं। एक बात वैज्ञानिक रूप से स्थापित है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर, खासकर साइकोपैथिक पर्सनालिटी, ज्यादा उभर के सामने आती है जैसे सामाजिक बदलाव होता है। ये पाश्चात्य देशों में देखा गया है। तो ये जरूर असंभव है कि हमारे देश में जिस त्वरित गति से बदलाव आ रहे हैं, तो साइकोपैथिक पर्सनालिटी के ऐसे एक्शन हमें और देखने पड़ेंगे। जाहिर है साइकोपैथिक पर्सनालिटी को फर्क करना होगा जो मानसिक बीमारियां उनसे। एक मनोचिकित्सक और एक पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल होने के नाते मेरी एक चिंता ये रहती है निधि जी कि मानसिक रोगियों के प्रति जो सामाजिक एटीट्यूड धीरे धीरे बदल रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य को, तकलीफों को स्वीकार कर रहे हैं, ये कंफ्यूजन ना हो जाए। जो मानसिक बीमारियां हैं, मसलन स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, वो एक वर्ग है। साइकोपैथिक पर्सनालिटी चीज ही अलग है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप छावला का रेप केस देखें, जिस तरह से बॉडी को ट्रीट किया गया था,
मैं दोहराना नहीं चाहती कि किस तरह से बर्बरता हो गई वहां पे की गई, तो वो भी वो किस कैटेगरी में लोग आएंगे? 3 लोग जी मैं चाहूंगा, माफी चाहता हूं, जो बर्बरता की बात कर रहे हैं आप, वो बर्बरता रिजल्ट है उस पर्सनालिटी का, क्योंकि जिसको वो साइकोपैथिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है उसे सामाजिक मूल्यों का और दूसरे इंसानों की प्रति एम्पैथी या सहिष्णुता का एहसास रहता नहीं है पर्सनालिटी के रूप में। तो द पर्सन इज, सरल भाषा में कहें, सो सेल्फ सेंटर्ड एंड सो डिवॉइड ऑफ एनी इमोशन और एम्पैथी कि ये जो बर्बरता आप कह रही है वो देखने में सामने आएगी। बिल्कुल संवेदनहीनता इतनी। अगर मैं निर्मल जी अगर मैं आपको अब लेकर आऊं, मैम ये डेटरेंस नहीं काम करता। हम कहते हैं कानून है, लेकिन एक के बाद एक भयावह केसेस हमारे सामने आते हैं। आप कैसे देखेंगे? क्योंकि अब जो ये पूरा मामला सामने आया, मेरे सहयोगी मुकेश सेंगर से मैं बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि 15 मई को दिल्ली आते हैं और 18 मई को मर्डर हो जाता है। इस दौरान लड़ाई होती है। क्या ये सोच विचार करके लाया गया होता है? खैर मैं केस के डिटेल्स में नहीं जाऊंगी अब, क्योंकि हम लोगों को जितना जो थोड़ा बहुत पता है, लेकिन आप कानून की नजर से हमें समझाइए कि ये क्यों ऐसे मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। देखिए ऐसा है कि ये जो बात की इन्होंने साइकोपैथिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की, मेरे से पूर्व जो 2 वक्ता आपके शो में आए हैं, वो साइकोपैथिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के 2 मुख्य डिसऑर्डर उसमें जरूर होते हैं। एक जो एक सफल साइकोपैथ है उसमें, एक होगा नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसकी बात पहले स्पीकर ने की, दूसरा रहता है हिस्ट्रियोनिक्स पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हिस्ट्रियोनिक्स मतलब बहुत ड्रामाबाजी का शौक होगा या बहुत एग्जिबिशनिज्म किस्म का पर्सनैलिटी होगा। तो जो थोड़ा बहुत मैंने उस लड़के के विजुअल्स देखे हैं, इट्स टू मतलब बहुत टू इतने छोटे हैं कि आदमी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता। तो मुझे बहुत ज्यादा हिस्ट्रियोनिक्स पर्सनैलिटी डिसऑर्डर उसमें दिखाई नहीं दिया। तो साइकोपैथी जो है, एक तो दो कारण से आदमी गलत करता है मोटा मोटी। एक तो क्योंकि उसमें गिल्ट फीलिंग नहीं होती। अगर गिल्ट फीलिंग बिल्कुल ही नहीं रह जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग साइकोपैथ। जो मतलब जिसमें बिल्कुल ही कोई गिल्ट फीलिंग होती नहीं, कुछ कर देगा। उसके सामने आप जलते हुए 2 रॉड भी ले जाइएगा वो डरेगा नहीं, बिजली के 2 तार ले जाइएगा वो डरेगा नहीं। उसको कितने बड़े अच्छे जो सच पकड़ने वाला अपना होता है, जो रहता है ट्रूथ, जो अपना हम लोग टेस्ट करते हैं, ले जाइएगा, उसकी बॉडी में कोई चेंज नहीं आते। वो सच बोल रहा है या झूठ उसको पता ही नहीं। तो उसको आप इमोरल भी नहीं कह सकते। दे आर मेनली इमोरल पर्सन। उनको पता ही नहीं मॉरल इमोरल में फर्क क्या है, कुछ नहीं। पर जहां तक इस केस का सवाल आ रहा है, आप देखिए ऐसे बहुत से केस आ रहे हैं। अभी झारखंड में एक केस हुआ था दुमका जिले में, इनफैक्ट साथ के साथ 2 केस हुए थे। एक 15 साल की लड़की को, क्योंकि somebody was stalking her और वो लड़की जवाब नहीं दे रही थी और कुछ नहीं, कोई पड़ोस का लड़का था, उसने रात में खिड़की से डाल के माचिस लगा दी और लड़की को जिंदा जला दी। और लड़की बहुत दिन तक सफर करती रही। उसी के लगभग 3-4 दिन के बाद उसी जिले या उसी रीजन में एक केस आया जहां एक आदिवासी लड़की को उसके प्रेमी ने, जो उम्र में उससे काफी बड़ा भी था, मार डाला और पेड़ पे लटका दिया। दैट गर्ल वाज, जैसे पेड़ पे लटका दिया उसको मार के। ये भी दुमका जिले की घटना है या दुमका रीजन की वहां की किसी की घटना है। ये ज्यादा पुरानी घटनाएं नहीं है, 2-3 महीने पुरानी घटनाएं। और ऐसी रोज ही कई घटनाएं आती है और सब घटनाएं जो होती है हमें पता भी नहीं लगती मीडिया के माध्यम से। तो इस केस में देखिए, जो मैं कह रही थी, एक तो हुआ क्योंकि आप में गिल्ट फीलिंग नहीं है। दूसरा, हम गलत करते हैं क्योंकि हमारा सब कल्चर उसकी अनुमति देता है। बहुत से लोग हम में से हैं इनकम टैक्स रिटर्न में झूठा जानकारी देते हैं, पर हम लोग साइकोपैथ नहीं हो जाते। क्यों नहीं हो जाते? दैट इज समहाउ अप्रूव्ड बाय आवर सब कल्चर एंड देयर आर सो मेनी स्मॉल थिंग्स लाइक दैट, जो कि हमारे सब कल्चर को जो सब कल्चर इसको सपोर्ट करता है। बट बिकॉज दैट इज द प्रिविलेज नॉर्म, मतलब चाहे वो व्हाइट में नहीं है, बट एक सब कल्चर है जो कि उस तरह के बिहेवियर को सपोर्ट कर रहा है और वो काफी मतलब परमिसिव रहता है, काफी फैला हुआ रहता है समाज में। करीब करीब हर आदमी का, हर तबके का आदमी उसको करता है। वो हुए इस तरह के लोग। तो साइकोपैथिक जो लोग रहते हैं, आप देखिए कभी भी कोई इस तरह का ग्रुप रहेगा, गैंग रहेगा, कोई बहुत भयानक या कोई टेररिस्ट ग्रुप रहेगा, उसका लीडर नॉर्मली साइकोपैथ रहेगा। और एक अच्छी बात है, उसके आसपास कभी साइकोपैथ हो ही नहीं सकते, क्योंकि 2 साइकोपैथ कभी इकट्ठे रह नहीं सकते। तो जहां भी आप ग्रुप क्राइम देखिएगा, जैसे आपने छावला में देखा, मे बी वन ऑफ देम इज अ साइकोपैथ बट द अदर 2 कैन नॉट बी। तो जहां भी इस तरह अदर 2 विल बी फॉलोअर्स समहाउ, यू नो, या तो उसकी ऑ में होंगे या उसकी ब्रेन वॉशिंग में होंगे या किसी कारणवश वो उसको असिस्ट कर रहे हैं, सोचते दे आर ट्राइंग टू बी वेरी कूल एंड दे आर ट्राइंग टू बी विद इट, उस तरह की बात।
तो जहां तक इस लड़के का मुझे समझ में आ रहा है, देयर इज नाउ अ वेरी ग्रोइंग कल्चर इन आवर कंट्री कि मुस्लिम बॉयज आर ट्राइंग टू एंट्रैप हिंदू गर्ल्स, और उसके लिए बहुत बड़े बड़े फंड आ रहे हैं विदेशों से। अब उनको मोटरसाइकिल देंगे, बहुत अच्छे पैसे देंगे, 50,000 से 1 लाख रुपए महीना, मेनी ऑफ देम इवन इस तरह से कि अगर फंस भी जाते हैं, लड़की भगाने में सफल हो गए, कहीं क्रिमिनल केस हो गए, कहीं कोई पुलिस आ गई, तो लीगल सपोर्ट भी उनको पीछे से देते हैं। तो इस तरह के कई केसेस आ रहे हैं। तो इन अ वे दैट इज बीइंग सपोर्टेड बाय देयर सब कल्चर। सब कल्चर में उस चीज का की स्वीकार्यता बढ़ी है। और जहां आप औरत को सिवाय चैटल के कुछ समझे ना, अगर ऐसे सब कल्चर में आप विश्वास करते हैं, ऐसे सब कल्चर से आप आते हैं, तो किसी लड़की की भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है। आपके लिए वो एक वस्तु है, उपभोग की वस्तु है। एक आपने उसका उपभोग किया और मन किया तो मार डाला, क्योंकि आपको वो सूट नहीं कर रही। जब उसके साथ वो भाग आई तो उसको लगा कि नाउ शी इज फ्री फॉर मी, बट जब उन्होंने जिद की, शादी की, तो उसको बुरा लगा कि अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। और उसने इतना मतलब उसको मार डाला, एकदम जान से मार डाला। मार डाला नहीं, बहुत ही प्रीमेडिटेटेड तरीके से। आप देखिए, क्लीवर लाया, उससे उसके टुकड़े काटे, फ्रिज खरीदा। तो सब कल्चर क्यों किसकी अनुमति है? प्राइमा फेसी मुझे जो लग रहा है, दिस बॉय डजंट सीम टू बी अ साइकोपैथ टू बी, जितना थोड़ा बहुत जो स्निपेट्स या विग्नेट्स मैंने देखे टीवी मीडिया में, ही इज मोर ऑफ अ पर्सन हु इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट काइंड ऑफ अ सब कल्चर, जहाँ की लड़की भगाना, लड़की पटाना, लड़की को वो कर रहा, एक सब कल्चर उसकी अनुमति देता है। तो ये बहुत बड़ी जी गंभीर सवाल आप खड़े कर रही हैं। रोहित डंडरियाल हमारे साथ मौजूद है। रोहित जी पहले भी हमारे साथ जुड़े थे एक बारी, जब छावला के मामले में आप लोग पिटीशन की तैयारी करें। रोहित जी, जो इस तरह के मामले सामने आते हैं, एक तरह से हताशा होती है, क्या डेटरेंस कुछ नहीं है? अब मैं देख रही थी कन्विक्शन रेट हमारे यहाँ बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन आप लोगों को भी बहुत बड़ी चुनौती सामना करनी पड़ी थी, जबकि ये छावला केस में जब डीएनए मैच है, लोकेशन है, थ्रेट दे रहे थे ये लोग, लेकिन जब हम अपराधी को उसकी सजा नहीं दिला पाते, तो जो अन्य अपराध जिनके मन में पनप रहा होता है, उनको एक तरह से शय मिलती है। देखिए मैम, यहाँ पे दो चीजें हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल है वो ये है कि सोसाइटी के तौर पे एक फेलियर ये निकल के आ रहा है। सेकंड वन अगर हम देखें तो ये जो फेलियर है वो लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि जो ऐसे क्राइम्स हैं वो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते। देखिए, ये एक दिन की इवेंट नहीं हो सकती है कि पहले ही दिन में उसको मार दिया गया होगा। कुछ छोटी मोटी इवेंट्स ऐसी रही होंगी जो पहले घर के अंदर हुई होंगी, बट वहां पे फीमेल इतनी हिम्मत ही नहीं कर पाती कि वो उसको रिपोर्ट करा सके। तो सबसे पहले ये मेरी गुजारिश रहेगी हमारी सरकारों से कि वो फीमेल्स को इस कॉन्फिडेंस में लाएं कि अगर उनके साथ कोई क्राइम हो रहा है या किसी के साथ भी कोई क्राइम हो रहा है तो पुलिस उनको सपोर्ट करने के लिए खड़ी है वहां पे। देखिए, अगर ऐसा नहीं हुआ समय पे, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें जो बड़ी चीजों का रूप ले सकती है। जैसे प्रेजेंट केस में हम देख रहे हैं कि ये एक फैमिली जिसकी लड़की यहाँ दिल्ली में आके रह रही थी, अगर फैमिली अगर एक इन्फॉर्म भी करती कि उनकी इच्छा के बिना ऐसा कुछ हो रहा है, आप इसको देखिए, आप इसको इन्वेस्टिगेट करिए, हमने कोशिश करी, अगर एक मीडिएशन टाइप का कुछ होता तो आज ये क्राइम नहीं होता। क्योंकि ये एक तरीके से जिसने ये क्राइम करा है उसको ये चीज पता तो रहती कि भाई पुलिस ने मेरे बयान लिए, मैं ऐसा लेके आया, मुझे थाने में जाके अपनी बातों को रखना है, तो हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपनी लॉ को चेंज करने की जरूरत है। और पुलिस को भी थोड़ा मोल्ड होने की जरूरत है कि जो ऐसी चीजें हैं जिन क्राइम्स को वो लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं, जिन चीजों को उन्हें लगता है कि ये अभी इतनी बड़ी नहीं है, उनपे अगर अच्छी तरीके से मीडिएशन या थोड़ा कोई एक मीटिंग टाइप की कराएं तो इट विल बी बेनिफिशियल टू सोसाइटी ऑल्सो। सोसाइटी को इसके बहुत बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बड़ी नहीं होंगी अगर सही समय पे उसके रिगार्डिंग मीडिएशन हो जाती है या उनकी बातों को सुन भी लिया जाता है। तो मीडिएशन तो बड़ा शब्द हो जाएगा, बट अगर उनकी बातों को अगर सुन भी लेते हैं तो बहुत कुछ इन संदर्भ में हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस प्रेजेंट केस की ही हम बात कर रहे हैं तो लड़की जब यहाँ आई थी और उसके साथ सबसे पहली बार कुछ भी हुआ होगा घर पे तो रिपोर्ट करती और पुलिस इस पे सही से रिस्पॉन्स करती तो कुछ हो सकता था। बिल्कुल, बहुत अहम है जो आपने बात कही रोहित डंडरियाल, और आप सब तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं इसके लिए शुक्रिया, क्योंकि आज ये ऐसा चिंताजनक विषय हम सबके सामने है जिस पर हम सबको मिलकर गौर करना है। और
समय रहते कदम उठाने हैं, हिम्मत नहीं हारनी है। कुछ गलत कदम ले भी गए तो अपने दोस्त परिवार से संपर्क में आए कि कहीं कुछ अनहोनी बाद में ना हो। बहरहाल आप लोग जुड़े, इसके लिए शुक्रिया। और प्राइम टाइम में आगे बढ़ते हुए अब एक भूल सुधार करते हैं। बीते बुधवार यानी 9 नवंबर को मेरे सहयोगी रवीश कुमार के साथ प्राइम टाइम में हमने कहा था कि केंद्र सरकार एक सफाई कर्मचारी के खिलाफ अपील में सुप्रीम कोर्ट आई। मुख्य न्यायाधीश ने इस पर केंद्र को फटकार लगा दी और कहा कि क्या हो रहा है, केंद्र सरकार एक सफाई कर्मी के खिलाफ अपील में यहां तक आई है। इतनी शक्तिशाली सरकार और एक सफाई कर्मचारी के खिलाफ यहां तक आ गई। सॉरी, डिसमिस। इसमें हमने चूक से केंद्र सरकार का जिक्र कर दिया था, जबकि अपील तमिलनाडु सरकार की थी, केंद्र सरकार की नहीं थी। इस चूक के लिए हमें खेद है और हम भूल सुधार करते हैं। आज बाल दिवस है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन। बाल दिवस के मौके पर हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखा रहे हैं जिसे देखकर आपको शायद फिल्म 3 इडियट्स के प्रोफेसर सहस्त्रबुद्धे याद आ जाएं। दोनों हाथों से लिखने का हुनर, वो भी एक नहीं 100 से ज्यादा बच्चों में। ये बच्चे हैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के एक छोटे से गांव बुधला के। उनकी कलम कंप्यूटर के ही बोर्ड से भी तेज रफ्तार से लिखती है। जिस काम को सामान्य बच्चे आधे घंटे में पूरा कर पाते हैं, उसे बच्चे मिनटों में निपटा देते हैं। ये बच्चे एक नहीं 5-5 भाषाओं के जानकार हैं, जिनमें स्पेनिश भाषा भी शामिल है। सिंगरौली जिले के छोटे से गांव बुधेला में वीणा वादिनी पब्लिक स्कूल। यहाँ 100 से ज्यादा बच्चे दोनों हाथ से एक साथ लिखने में माहिर हैं, वो भी हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू और स्पेनिश में। पहले मैं जब LKG में एडमिशन लिया तो मेरे गुरुजी ने एक हाथ से लिखना सिखाया, एक भी हाथ से लिखने नहीं जानता था। फिर राइट हैंड से हमको लिखने सिखाया, फिर धीरे धीरे करते करते लेफ्ट हैंड से सिखाया, फिर हम दोनों हाथों से लिखना सीख गए। आप कितनी भाषाओं को लिखते हैं अभी तक? 5-6 भाषा को लिख लेता हूँ। पहले राइट हैंड से फिर लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट किया और थर्ड में आया तो दोनों हाथ से लिखने लगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रेरणा दोनों हाथ से लिखते थे और इस प्रेरणा को लेकर हमने उसको अपने जीवन में लागू किया। गांव में 1999 में ये स्कूल शुरू किया गया। अब तक 17 बैच में 480 छात्र यहां से पास हो चुके हैं, जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं। यहाँ फिलहाल 145 बच्चे पढ़ते हैं। एक बच्चा दिन भर में 24,000 शब्द लिख लेता है। पढ़ाई के साथ रोज 1.5 घंटे ध्यान और योग की शिक्षा दी जाती है। बच्चे 2 भाषाओं के 250 शब्दों का अनुवाद भी 1 मिनट में कर देते हैं, ऐसा दावा है। 17 तक का पहाड़ा भी 1 मिनट में लिख लेते हैं, वो भी अलग हाथ से अलग अलग पहाड़ा। हमारा जो दिमाग होता है, ब्रेन होता है, वो 2 हिस्सों में बटा होता है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर। अगर हम राइट हैंडेड हैं तो हमारा ब्रेन का लेफ्ट हिस्सा काम करता है, और अगर हम लेफ्ट हैंडेड हैं तो राइट हिस्सा ज़्यादा डोमिनेट होता है। लेकिन ऐसे बच्चों में इनको इस तरह से इनके स्कूल में इनके अध्यापकों द्वारा, इनके टीचर्स द्वारा ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि इनके ब्रेन के दोनों हिस्से बराबर तरीके से काम कर रहे हैं, जिस वजह से कि वो अपने दोनों हाथों से एक ही समय पर लिख सकते हैं। 2 हाथों से लिखने का कौशल एक छोटे से गांव के लिए लंबी सी दौड़ है। उस परिकल्पना के लिए दोनों हाथों से तालियां तो बनती हैं, जिन्होंने इसकी नींव एक छोटे से गांव में रखी, किसी बड़े शहर में नहीं। सिंगरौली से अपने सहयोगी देवेंद्र और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।